सभी को नमस्ते। आज हम लोग क्लास 11th की मैथ्स में एक सेकंड चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है रिलेशंस एंड फंक्शंस। सबसे पहले आप इस चैप्टर की इंपॉर्टेंस को समझिए। आप देख रहे हैं कि इस चैप्टर में दूसरा शब्द है फंक्शंस, ठीक है। अपनी बुक में आप चेक कर लीजिएगा। अब इसके बाद जो थर्ड चैप्टर आप पढ़ेंगे वो है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ट्रिग्नोमेट्री आपने 10th में पढ़ी हुई है, फंक्शंस उसमें जुड़ गया है, तो जाहिर सी बात है कि फंक्शंस पढ़े रहेंगे तब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पढ़ पाएंगे और अच्छे से समझते हैं। कुछ बच्चों की ये सोच होती है कि हम बोर्ड की क्लास में ज़्यादा मेहनत करेंगे, 12th क्लास में मेहनत करेंगे, तो आप 12th क्लास का भी सिलेबस चेक कर सकते हैं। उसका पहला चैप्टर आपको मिल जाएगा रिलेशंस एंड फंक्शंस। ऐसा नहीं है कि जो कंटेंट यहाँ है वही 12th में भी है सेम, लेकिन इसके बेसिस पर वहाँ आगे पढ़ा जाएगा, तो इसको पढ़ना बहुत ज़रूरी है, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो इसके जितने भी लेक्चर आएंगे उसको ध्यान से पढ़ते जाइएगा। अब शुरू करते हैं इस चैप्टर को। इसमें पहला टॉपिक है ऑर्डर्ड पेयर, ठीक है। ऑर्डर्ड पेयर का मतलब क्या है आप समझें। अगर हम लिखते हैं 2,1, ठीक है, तो हमने क्या है, दो नंबर सेलेक्ट किए 1 और 2। पहले हमने 2 को लिखा और फिर 1 को लिखा। हम यहां पर क्रम को इंपॉर्टेंस देंगे, उस आधार पे 2,1 बराबर नहीं होगा 1,2 के। मतलब ये दोनों जो हैं आपस में बराबर नहीं है। क्यों? क्योंकि हम यहाँ ऑर्डर को इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। भाई देखने वाले को तो ये लगेगा कि आपने दो नंबर सेलेक्ट किए हैं, एक है 1 एक है 2, लेकिन हम यहाँ ऑर्डर को भी महत्ता दे रहे हैं, इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। पहली जगह पे हमने 2 लिखा फिर 1 लिखा, यहाँ पहले पे 1 लिखा और फिर 2 लिखा। इसको आप इस तरह समझ सकते हैं, आपने पढ़ा होगा कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, 2D में पढ़ा होगा। इस तरह आप बनाते होंगे x और y। हम इसमें अगर स्केलिंग करें 1, 2 और 3, इस तरह से हमने पॉइंट्स बना दिए 1, 2 और 3। अब हम पॉइंट्स बना सकते हैं। हम आपसे कहें 2,1 लिखने को, तो 2 इधर और 1 इधर, ये पॉइंट होगा 2,1। थोड़ा देखिए ऊपर नीचे हो सकता है क्योंकि हमने हाथ से जल्दी में खींचा है। अब हम कहें 1,2, तो x में 1 और y में 2, ये पॉइंट होगा 1,2। आप देख रहे हैं कि अलग अलग है, 2,1 यहाँ है और 1,2 यहाँ है, मतलब दोनों अलग अलग हैं। मतलब ऑर्डर को इंपॉर्टेंस दिया जाना लॉजिकल है, ठीक है। तो आप इससे समझ लीजिए। ये क्या है, कार्टेशियन। 10th में आपने पढ़ा रखा है, आपको सब पता है, डिस्टेंस फार्मूला भी जानते होंगे, लेकिन हो सकता है नाम ना पता हो। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट लिख लो। ठीक हो गई बात। अब इसके आगे चलते हैं, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ 2 सेट को देखते हैं। आपने सेट पढ़ ही रखा है, इसी के बेसिस पर, ऑर्डर्ड पेयर के ही बेसिस पर कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ 2 सेट, ठीक। इसको समझते हैं क्या है भाई ये। अगर आपके पास कोई एक सेट दिया हो A जिसमें एलिमेंट है 1, 2, 3 और एक दूसरा सेट दिया है B जिसमें एलिमेंट्स हैं A, B, ठीक। तो A क्रॉस B आप कैसे लिखेंगे देख लीजिए। पहले एग्जांपल से समझते हैं, फिर हम लोग डेफिनेशन लिखेंगे, फिर इस पर एक क्वेश्चन कर लेंगे, ठीक है। A क्रॉस B आप कैसे लिखेंगे, इस तरह से ब्रैकेट में लिखेंगे A क्रॉस B। आप इस तरह समझें, सिंपल मल्टीप्लिकेशन आप करना जानते होंगे, उसी तरह यहाँ चलेगा। देखिए कैसे, 1 का A से तो लिखेंगे 1, A। दूसरा होगा 1 का B से तो लिखेंगे 1, B। फिर 2, A, ठीक है, अब 2 का चल रहा है, फिर लिखेंगे 2, B। फिर लिखेंगे 3 से 3, A और लिखेंगे 3, B, ठीक। ये बात समझ में आ रही होगी। अब अगर यहीं पर हम आपसे लिखने को कह दें B क्रॉस A, तो आप क्या लिखेंगे, B से A में अब आएंगे A, 1, A, 2, ठीक, A, 3, B, 1, B, 2 और B, 3, ठीक है। ये A क्रॉस B, ये B क्रॉस A। तो ऑर्डर अब देखिएगा यहाँ पर,
1 कॉमा ए यहाँ पर है, क्या इसमें 1 कॉमा ए है? नहीं है। इसमें 1 कॉमा बी है, इसमें है? नहीं है, पलट गया। और देखो एक चीज़, ये 1 कॉमा ए इसका एक एलिमेंट है, 1 कॉमा बी ये पूरा इसका एक एलिमेंट है, ये एक एलिमेंट है, ये एक है, ये एक है, ठीक है ना? बात समझ में आ रही होगी। अब आप देखें कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए कितना है? 3। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए इज इक्वल टू 3, और इसमें कितना है? 2, ठीक। तो ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट्स होंगे? ए से बी में जा रहे हैं तो 3 दूना 6 एलिमेंट होंगे। देखो गिन लो, 1 2 3, 1 2 3, तो 3 3 6, ठीक। बी क्रॉस ए में देखो तो इसमें भी 3 3 6 हैं। नंबर ऑफ एलिमेंट्स तो दोनों में बराबर होंगे, लेकिन वो इक्वल नहीं होगा क्योंकि ऑर्डर को हम इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। अब इसको जरा डेफिनेशन से समझिए और नंबर ऑफ एलिमेंट्स वाली जो हमने बात कही उसको समझ लीजिए, फिर एक एग्जांपल कराते हैं तो जो चीज़ें थोड़ी कच्ची पक्की हैं वो और पक जाएंगी। देखो क्या है डेफिनेशन भाई? ए क्रॉस बी इज इक्वल टू एक्स कॉमा वाई, इस तरह अगर हम लिखें सच दैट एक्स वाई कैसे होंगे? एक्स बिलोंग्स टू ए, पहला एलिमेंट पहले सेट से बिलोंग करेगा, एंड वाई है ना, हाँ, वाई बिलोंग्स टू बी, दूसरा एलिमेंट दूसरे सेट से बिलोंग करेगा, ठीक है ना बात? ए क्रॉस बी क्रॉस ए दोनों आपको बता ही दिया है। ये सिंपल सी चीज आपको याद रखनी। अब ये याद रहेगी ना? अब आप एक एग्जाम्पल करके देख चुके हैं, आपको समझ में आ गया कि किस तरह चल रहा है, अब ये याद रहेगा। सीधे ये बताते तो अटपटाहट होती कि क्या लिखा हुआ है, ठीक है? अब देखें आप की पॉइंट्स कुछ लिख लीजिए। इफ नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए इज इक्वल टू पी एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी इज इक्वल टू क्यू, देन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी इज इक्वल टू पी इंटू क्यू, ठीक है? इसका मल्टीप्लाई सीधे सीधे आप कर देंगे, और साथ ही साथ ये बराबर होगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी क्रॉस ए। अभी ये भी हम लोगों ने यही देखा, ठीक, कि ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए नंबर ऑफ एलिमेंट्स के मामले में बराबर हैं, भले इक्वल ना हो, ठीक है? अब एक एग्जांपल करते हैं, थोड़ी चीजें और क्लियर होंगी, ठीक है? हमने ऑर्डर्ड पेयर पढ़ा, कार्टेशियन प्रोडक्ट पढ़ा ऑफ टू सेट। अब एक चीज चाहे और देख लीजिए, ऑर्डर्ड ट्रिपलेट, वहां क्या था? पेयर थे, 2 की बात हो रही थी। यहां क्या है? ट्रिपलेट है, 3 की बात होगी। तो ए क्रॉस बी क्रॉस ए अगर आप देख लें, ये कैसा होगा? ए कॉमा बी कॉमा सी है अगर, सच दैट कि ए कॉमा बी कॉमा सी ये तीनों बिलोंग करेंगे सेट ए से, ठीक है? इन तीनों के एलिमेंट्स। अब एग्जाम्पल से समझते हैं। इफ ए इज इक्वल टू 1,2,3 और b इज इक्वल टू 4,5, ठीक है? और आपको निकालने को कह दिया जाए फाइंड, पहला है a क्रॉस b, फिर आपसे कहा जाए b क्रॉस a, c कहें हम a क्रॉस a, d कहें b क्रॉस b, ठीक, e कहें a क्रॉस a क्रॉस b, f कहें a क्रॉस या ऐसा करो b क्रॉस b, ठीक है? इन सारी चीज़ों को अगर आप निकाल लें तो आपका सारा कंसेप्ट इससे रिलेटेड क्लियर हो जाएगा। अब इस एक एग्जांपल पे देखो सारी चीज़ें टिकी हैं। ए क्या दिया हुआ है? इतना, और बी दिया हुआ है इतना। क्या क्या पूछा है? ए क्रॉस बी। सबसे पहले ए क्रॉस बी निकालने की कोशिश करते हैं। आप खुद भी कोशिश कर सकते हैं, चीज़ें आपको अभी बताई गई हैं। अगर आप कर लेते हैं तो बहुत अच्छा, नहीं कर पाते हैं तो कोई अफसोस की बात नहीं है, लेकिन एक बार कोशिश ज़रूर करिए।
चलिए, उम्मीद है कि आपने किया होगा। ए क्रॉस बी, देखें आप, पहला एलिमेंट ए का होगा, दूसरा बी का होगा। शुरू करते हैं ए से, तो 1 कॉमा ए, 1 कॉमा बी, सॉरी 4 और 5 है, 1 कॉमा 4, 1 कॉमा 5, 1 अब 1 का हो गया, 2 कॉमा 4, 2 कॉमा 5, ठीक, 3 कॉमा 4, 3 कॉमा 5, ठीक है, इस तरह से बनेगा। ये बन गया ए क्रॉस बी। अब आप देखें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होने चाहिए, ए में 3 है, बी में 2 हैं, तो 3 दूना 6 होना चाहिए, 1 2 3 4 5 6, 6 है, मतलब सही है। बी क्रॉस ए क्या होगा, देख लीजिए, बी से ए में आएंगे 4 कॉमा 1, 4 कॉमा 2, 4 कॉमा 3, 5 कॉमा 1, 5 कॉमा 2 और 5 कॉमा 3। नंबर ऑफ एलिमेंट्स तो इसमें भी देखो 6 हैं, लेकिन इक्वल नहीं है, ठीक है ना। अच्छा, फिर क्या है, ये हो गया, ये हो गया, ए क्रॉस ए, मतलब ए का ए में ही। तो अगर आपको थोड़ी दिक्कत होती है तो आप ए को 2 बार लिख लीजिए, जैसे यहाँ है 1 कॉमा 2 कॉमा 3, फिर एक ए लिख लीजिए 1 कॉमा 2 कॉमा 3, 1 का 1 से, 1 का 2 से, 1 का 3 से। अब इसका 2 पकड़ेंगे और 1 2 3 कर देंगे, 2 1 2 2, ठीक, 2 1 2 2 2 3, ठीक, 3 1, इसका 3 पकड़ा है हमने, 3 2 और 3 3, ठीक। कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स होने चाहिए, इसमें 3 है भाई, वही सेट है, इसमें फिर 3 है, तो 3 त्रिके 9, देख लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 एलिमेंट्स हैं, ठीक है। और देखें आप, अब आगे चलें, कहाँ तक हो गया, ये हो गया। डी की बात कर लेते हैं, ये क्या है, बी क्रॉस बी, सेम ए की तरह निकलेगा, 4 कॉमा 5। अगर मान लीजिए आपको दिक्कत होती है तो फिर एक लिख लीजिए 4 कॉमा 5। अब इस 4 का 4 5 से 4 कॉमा 4, 4 कॉमा 5, हाँ, अब इसका ये 5 उठाया, 5 कॉमा 4 और 5 कॉमा 5। नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होने चाहिए, इसमें 2 हैं, इसमें भी 2 हैं, 2 दूनी 4, देखो इसमें 4 आएगा, 1 2 3 4, ठीक। अब देख लें, डी भी हो गया, चलो मिटाई दी, डी भी हो गया। ई देख लेते हैं, ए क्रॉस बी, इसको आप ऐसे कर सकते हैं, पहले ए क्रॉस ए निकाल लें और फिर इसका बी से क्रॉस कर लें। देख लीजिए एक बार, ए क्रॉस, क्वेश्चन सोल्यूशन जरा लंबा हो जाएगा, आपको समझाने की केवल बात है, तो इसको बदल लेते हैं थोड़ा सा, बी क्रॉस बी कर लीजिए, वैसे बात वही रहेगी, चलो वही रखो, ए क्रॉस बी, चलो वही रखो, ए क्रॉस ए क्या होगा, पहले ए क्रॉस ए कर लेते हैं भाई, हम 2 का जानते हैं, फिर उसको तीसरे से कर लेंगे। देखिए कैसे होगा, 1 कॉमा 1, 1 कॉमा 2, 1 कॉमा 3, 2 कॉमा 1, 2 कॉमा 3, सॉरी 2 कॉमा 2 और 2 कॉमा 3, ठीक। अब 3 का करते हैं, 3 कॉमा 1, 3 कॉमा 2 और 3 कॉमा 3, ठीक। इतना हो गया। इसका क्रॉस करना है किससे, बी से। बी क्या है भाई, बी है हमारा 4 5, ठीक है भैया, कर लेते हैं। तो ए क्रॉस बी क्या आएगा भाई, अब ये एक एलिमेंट, इस एक एलिमेंट को उठा के 4 से करेंगे, फिर इसी को 5 से करेंगे, इन सब का इसी तरह से होगा, ठीक है। तो 1 कॉमा 1 कॉमा 4, 1 कॉमा 1 कॉमा 5, ठीक,
अब 1,2,4 और 1,2,5 इस तरह से ये चलता जाएगा। ठीक है, लास्ट एलिमेंट के लिए हम कर देते हैं यहाँ इस जगह, तो 3,3 है, 3,3,4 और 3,3,5 यहाँ तक ही आएगा। नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे ये आप देख लीजिए, A क्रॉस A में होंगे 3 त्रिक 9 और ये और आ गया तो 9 त्रिक 27, 27 एलिमेंट होंगे। अब देखो, अब A क्रॉस A आपको बता दिया, ये बता दिया, ये आप खुद कर लीजिए। ठीक, अब थोड़ा सा और लिखते हैं डेफिनेशन वगैरह, डेफिनेशन नहीं, की पॉइंट। अगर आपसे कह रहा है, एक की पॉइंट और लिख लीजिए, इफ x, y, या ऐसे लिखो x, y इज इक्वल टू u, v। ठीक, हमने तो आपको वहां क्या बताया कि 2,1 बराबर नहीं है 1,2 के, हम ऑर्डर को इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। लेकिन जब हमको सीधे ये बात कह ही दी गई कि नहीं सुनो x, y जो है वो u, v के बराबर है, तो ये कब हो सकता है? इफ एंड ओनली इफ, केवल और केवल तभी हो सकता है जब x इज इक्वल टू u हो एंड y इज इक्वल टू v हो। भाई जब ये वाला एलिमेंट इसके बराबर है और ये इसके बराबर है तो ये दोनों ऐसे बराबर होंगे। या हम दूसरे पलट के कहें, अगर x इज इक्वल टू u है और y इज इक्वल टू v है तो हम इस तरह भी लिख सकते हैं, दोनों तरफ चल सकता है, यहां से यहां भी और यहां से यहां भी। ठीक है, इफ एंड ओनली इफ, IFF जो यहां लिखा हमने, इसका मतलब है इफ एंड ओनली इफ, केवल और केवल तभी। ठीक है, अच्छा ये भी हो गया। हाँ, तो हम लोग समझेंगे कि रिलेशन क्या है। देखिए सबसे पहले यहाँ डेफिनेशन लिखी हुई है, उसको पढ़ लेते हैं, फिर चीज़ों को समझेंगे। ए रिलेशन आर, कोई एक रिलेशन आर से डिनोट कर रहे हैं, रिलेशन आर फ्रॉम ए नॉन एम्प्टी सेट ए, कोई एक सेट ए है जो कि नॉन एम्प्टी है, क्योंकि अगर एम्प्टी सेट होगा तो आप रिलेशन बनाएंगे कैसे, ए क्रॉस बी कैसे करेंगे? अभी देखिएगा, नॉन एम्प्टी मतलब एम्प्टी नहीं है, उसमें कुछ ना कुछ एलिमेंट्स हैं। नॉन एम्प्टी सेट ए टू ए नॉन एम्प्टी सेट बी, बी एक कोई दूसरा सेट है, इज अ सबसेट, सबसेट आप पहले ही पढ़ चुके हैं, उसका टुकड़ा, सबसेट ऑफ द कार्टेशियन प्रोडक्ट सेट ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी अभी अभी आपको बताया, ए क्रॉस बी का ही सबसेट होगा रिलेशन, दैट इज, इसका मतलब क्या है, ए रिलेशन ए टू बी, इसको क्या पढ़ते हैं, रिलेशन ए टू बी, यानी ए से बी में रिलेशन, ए से बी में संबंध, इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी का या तो टुकड़ा होगा या उसके बराबर भी हो सकता है, आप सबसेट को बहुत अच्छे से समझ चुके हैं, तो ये रिलेशन होगा। अब देखिए कुछ की पॉइंट्स, इफ आर दिया हुआ है 1,2 -2,3 1/2,3, ए क्रॉस बी आपने पढ़ा है, इसी तरह से लिखते हैं, इज अ रिलेशन। ठीक, इफ दिस इज अ रिलेशन देन द डोमेन, अब आप समझें यहाँ डोमेन क्या है। डोमेन एक बेसिक आइडिया अभी फिलहाल आपको बता दे रहे हैं, फंक्शन में और डिटेल में बताएंगे। आप जो भी इनपुट देते हैं इसको कंप्यूटर के हेल्प से समझें। जैसे आपने कंप्यूटर यूज़ किया होगा तो आपके पास कीबोर्ड होता है और सामने मॉनिटर होता है। आप कीबोर्ड को इनपुट डिवाइस कहते हैं और मॉनिटर को आउटपुट डिवाइस कहते हैं। क्यों? क्योंकि कीबोर्ड में आप इनपुट देते हैं, जितने भी कीज़ हैं उनको प्रेस करते हैं और इनपुट देते हैं, कोई भी चीज़ इन करते हैं। मॉनिटर जो आपने प्रेस किया उसका आउटपुट आपको दिखाता है, इसलिए वो आउटपुट डिवाइस है और कीबोर्ड इनपुट डिवाइस है। तो डोमेन का मतलब यहाँ है कि जो भी आप इनपुट देंगे। वहीं दूसरी तरफ रेंज, इस वर्ड का मतलब है कि जो आपको आउटपुट मिलेगा, जो मॉनिटर पे दिखेगा। ठीक है, डोमेन आप समझें पहला वाला एलिमेंट, अगर ए से बी में है तो पहला वाला एलिमेंट। ठीक, डोमेन ऑफ आर क्या होगा, इसके सबके पहले पहले एलिमेंट, पहला 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 क्या है 1 -2 और 1/2, देखो वही लिखा है। रेंज क्या होगा, जो इस पहले के जरिए आया, ए से बी में है तो ए के एलिमेंट्स डोमेन होंगे और जो बी से आया
ए के जरिए जो बी आया बी में वो क्या है, रेंज है। तो देखो दूसरा वाला एलिमेंट 2 3 3, भाई 3 तो एक ही बार लिखोगे, इसलिए आया 2,3, ये हो गई रेंज। ठीक, डोमेन और रेंज बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा। डोमेन क्या है, जो पहला एलिमेंट है जिसको हम पुट कर रहे हैं, ठीक, और रेंज जो हमें मिल रहा है, जो आउटपुट आ रहा है। ठीक है, फंक्शन में बहुत हेल्प करेगा, इसलिए बार बार कह रहे हैं डोमेन और रेंज को आप अच्छे से समझ लीजिए, वीडियो को बैक करके भी समझ सकते हैं। सेकंड की पॉइंट, इफ नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए इज इक्वल टू पी और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी इज इक्वल टू क्यू, देन द टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल रिलेशंस फ्रॉम द सेट ए टू सेट बी इज इक्वल टू 2 के पावर p बाई क्यू। अब कुछ लोगों को लग रहा होगा कि ये कैसे आया, तो सेट में याद करिए, हमने बताया था कि अगर किसी एक सेट ए में p एलिमेंट्स हैं तो उसके टोटल सबसेट होंगे 2 के पावर p। यहां क्या है, जो सेट बन रहा है वो दो सेट का क्रॉस प्रोडक्ट है या क्रॉस है, तो p और q ये उस सेट के एलिमेंट्स होंगे। अभी अभी आपने देखा था कि अगर a में p एलिमेंट्स हैं, b में q हैं, तो a क्रॉस b में टोटल एलिमेंट्स होंगे p q। अब उस सेट के टोटल सबसेट क्या होंगे, 2 के पावर p q। बात समझ में आ रही है? उसके सारे सबसेट ही तो रिलेशन है, अभी अभी पढ़ा है हमने कि रिलेशन डिफाइन कैसे है, a टू b इज अ सबसेट ऑफ द कार्टेशियन प्रोडक्ट सेट a क्रॉस b, इसका ही सबसेट है। जब इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स पी क्यू हैं तो इसके सबसेट होंगे, टोटल सबसेट कितने होंगे, 2 के पावर पी क्यू। ये इस तरह से आया है। ठीक, अब हम लोग समझते हैं फंक्शन के बारे में। हाँ, अब समझते हैं कि फंक्शन क्या है। देखो सबसे पहली चीज समझ लो, आपने अभी अभी रिलेशन पढ़ा है। फंक्शन जो है कि स्पेशल टाइप का रिलेशन है, मतलब कोई भी रिलेशन अगर कुछ शर्तों का पालन करे, कुछ कंडीशंस को माने, तो वो फंक्शन बन सकता है। ठीक है, तो देखो अब इस आइडिया के साथ चीज़ों को समझना। ए रिलेशन f, कोई एक रिलेशन है जिसको हम f से डिनोट कर रहे हैं, वो एक स्पेशल रिलेशन है। अभी आगे चल के देखना फंक्शन हो जाएगा, इसीलिए f लिखा है, फंक्शन वाला f। ए रिलेशन f फ्रॉम ए सेट a, ठीक, टू सेट b इज सेट टू बी फंक्शन। कोई रिलेशन है वो फंक्शन कहलाएगा इफ अगर every element of a set A has one and only one image in set B। यानी सेट A में जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सब का जुड़ाव सेट B के एलिमेंट से होना चाहिए, और वो भी केवल एक से होना चाहिए। अब ये चीज़ें उतनी क्लियर हो नहीं पाती हैं इस तरह से डेफिनेशन। अब आप क्वेश्चन पे आइए तो चीज़ें ज़्यादा क्लियर होंगी। जैसे हमने लिख दिया y इज इक्वल टू एक्स प्लस 2, ठीक, जहां पर x को हम सेट A से लिख सकते हैं, A में से एलिमेंट्स उठा के लिख सकते हैं, x की वैल्यूज़ को बदल सकते हैं, और y की वैल्यूज़ आएंगी वो सेट B के अंदर से आएंगी। ठीक, अब यहाँ पर समझिए, तो y इज इक्वल टू एक्स प्लस 2 है, x की वैल्यू हम क्या रख सकते हैं, 1 रख सकते हैं, क्योंकि सेट A से लेना है, 1 रख के देखिए। ठीक, x इज इक्वल टू 1 पर y क्या आएगा, 1 प्लस 2 3 आएगा। ठीक, x इज इक्वल टू और क्या रख सकते हो, 2 रख सकते हो, 2 रख के देखो तो 2 प्लस 2 4 आएगा। x इज इक्वल टू 3 रख सकते हो, देखो तो y इज इक्वल टू 5 आएगा। ये सब देखो 3 4 5 भी इसके एलिमेंट्स हैं। तो जितनी भी x की वैल्यूज़ हैं, ठीक है, अगर फंक्शन जो है वो x टू y है या a टू b है, तो a के जितने एलिमेंट्स होंगे वो कहलाएंगे प्री इमेज। ठीक है, और b के जो एलिमेंट्स होंगे वो कहलाएंगे इमेज। एक तरह से आप समझें कि ये जो f है ना, f ये एक शीशा है। आप जब 1 देखते हो, जब 1 जो है वो f नाम के शीशे के आगे खड़ा होता है, तो उसको कौन दिखता है, 1 पे कौन दिखेगा, 3 दिखेगा, तो 1 को 3 दिखता है। ठीक, जब 2 जो है वो f नाम के शीशे के आगे खड़ा होता है तो उसको कौन दिखता है, 2 से 4 दिखेगा,
तो 2 को 4 दिखता है। इस तरह से ये मैपिंग की जाती है, इससे आपको और चीज़ें क्लियर होंगी। जब 3 जो है F नाम के शीशे के आगे खड़ा होकर देखता है तो उसको कौन दिखता है, 5 दिखता है। इस तरह से ये मैपिंग हुई। अब देखो ये एक रिलेशन भी तो हो सकता है, A to B का एक रिलेशन है, लेकिन इस रिलेशन को हम फंक्शन क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ये फंक्शन होने की शर्तों का पालन कर रहा है। क्या है वो शर्तें, कि जो सेट A है उसके सारे एलिमेंट जो हैं वो इंगेज हों, ठीक, उन सब प्री इमेजेस की इमेज हो। देखो 1 की इमेज है, हाँ है, 2 की इमेज है, 3 की इमेज है, हाँ है इधर। साथ ही साथ यूनिक इमेज हो, केवल एक इमेज हो। ऐसा ना हो कि जब एक जो है वो शीशे में खुद को देखता है तो दो लोग दिखाई दे रहे हैं, नहीं, कोई एक ही दिखे। देखो जब एक देखेगा तो उसको सिर्फ 3 दिखेगा, कोई दूसरा नहीं दिखेगा। जब 2 देखेगा F नाम के शीशे में तो उसको सिर्फ 4 दिखेगा, कोई दूसरा नहीं दिखेगा। जब 3 देखेगा F नाम के शीशे में तो उसको सिर्फ 5 दिखेगा, कोई दूसरा नहीं दिखेगा। तो इस सारी शर्तों का जब पालन कर रहा है तो इस रिलेशन को हम फंक्शन कह देते हैं। ठीक है भाई, फंक्शन होने के लिए एक रिलेशन को क्या करना है, कुछ चुनिंदा शर्तें मान लेनी है। वो शर्तों को मान रहा है तो हम उसको फंक्शन कह देते हैं। ठीक, अब थोड़ा सा और समझिए, ये जो 2 शर्तें हैं कि एक रिलेशन को हम फंक्शन कह देंगे, ये आपको याद रखना कठिन होता है, कंफ्यूजन होता है आपको। तो उसके लिए हम आपको सिंपल एक आइडिया बताते हैं कैसे याद रखेंगे। लॉजिकल है, बिल्कुल लॉजिकल है, कोई आपको फालतू रिश्तेदारी वाली ट्रिक नहीं बताएंगे हम, एकदम लॉजिकल बताएंगे। आप सब ने कंप्यूटर यूज़ किया होगा, कीबोर्ड यूज़ किया होगा। कीबोर्ड में कीज होते हैं, मान लो इस तरह से, ठीक है, इसको ही छोटा कर देते हैं। ठीक, इस तरह के मान लो की हैं। अब आपके लिए सबसे पहली चीज़ क्या होना चाहिए कि सारे की वर्क करते हो। ठीक है, कोई भी बटन आप प्रेस करें तो कुछ ना कुछ आपको आउटपुट मिले। इसका मतलब अगर x to y में कोई रिलेशन है, x to y में कोई रिलेशन r है मान लीजिए, ठीक, तो सारे इनपुट, x क्या है, इनपुट है। हमने पहले आपको बताया था कि x क्या है, इनपुट है, और y क्या है, आउटपुट है। तो इसके सारे इनपुट, जितने भी आप इनपुट दे सकते हैं, सब दे सकें आप, तो ये सारे इंगेज होने चाहिए। ठीक, इन सब को आप प्रेस करें तो मॉनिटर पे कुछ ना कुछ दिखना चाहिए, तो ये सारे इंगेज होने चाहिए। दूसरी चीज, अगर मान लीजिए ऐसा है कि आप इस बटन को दबाते हैं, ठीक, इस बटन को दबाने पर कभी आपको मॉनिटर पे A दिखता है और कभी 2 दिखता है, तो ये कंफ्यूजन वाली बात है कि नहीं। मान लो आपके पास कंप्यूटर है, आपको लिखना है आशा, ठीक, तो आप सिंपली क्या करेंगे, इस बटन को प्रेस करेंगे A दबाने के लिए। आपने प्रेस किया, अब इसके संग समस्या ये है कि कभी तो ये आउटपुट A दिखाता है और कभी 2 दिखा देता है। मान लीजिए आपने जब प्रेस किया तो इसने 2 दिखा दिया, अब आप क्या करें, ये तो गलत बात है ना, आपका टाइम वेस्ट हो रहा है भाई। आपने ये सोच के दबाया, आ गया रिजल्ट 2, फिर आपने S दबाया, H दबाया, और फिर जब इस बटन को दबाया, अब कि इसने A रिजल्ट दे दिया। यहाँ तो ठीक है, लेकिन जब यहाँ 2 दिया तो दिक्कत वाली बात हुई ना। तो एक सेम इनपुट पर 2 अलग अलग आउटपुट्स नहीं होने चाहिए, तो ये फंक्शन नहीं कहलाएगा। रिलेशन है, रिलेशन होने में कोई दिक्कत नहीं, फंक्शन नहीं है ये, क्योंकि एक ही इनपुट पर 2 अलग अलग आउटपुट्स हैं, कंफ्यूजन आ गया, तो फंक्शन नहीं होगा। अच्छा, एक स्पेशल चीज़ और, मान लो आपको ये सुविधा दे दें हम कि जब आप इस बटन को दबाते हो तब तो A आता है, ठीक, अच्छी बात है, कोई कंफ्यूजन नहीं, A ही आता है। इसको दबाया तो A आएगा निश्चित है, ठीक है, अच्छा है। यहाँ पर एक बटन है, इसको भी आप जब दबाएंगे तो भी आपको ये मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं भाई, 2 ऑप्शन हो गए तो अच्छी बात है। हम A दबाना चाहेंगे तो कभी इसको दबाएं तो भी ये मिलेगा, इसको दबा दें तो भी ये मिलेगा। ये तो सुविधा वाली बात है, ये तो हमें पता चल गया कि हाँ इससे भी ये मिल जाएगा, इससे भी ये मिल जाएगा। तो अगर ऐसा है
दो अलग अलग इनपुट्स पर एक सेम आउटपुट आपको मिल रहा है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये भी फंक्शन है। ठीक, चीजें समझ में आ रही हैं? इनपुट यहां है, आउटपुट यहां है, ऐसा ना हो कि हम इसको समझा रहे हैं तो ये समझ में आ जाए, इधर आप रिलेट ना कर पाए। इसके सहारे से आपको मेन ये समझना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब समझते हैं, अब आपको फंक्शन और अच्छे से समझ में आएगा कि किन आधारों पर एक रिलेशन को हम फंक्शन बना देते हैं, किन आधारों पर एक कुंवारे लड़के की हम शादी करा देते हैं। देखो x और y, इसमें एलिमेंट्स हैं, मान लो ये इस तरह डॉट डॉट करके बना रहे हैं, 4 एलिमेंट्स हैं, और इसमें 5 एलिमेंट हैं। ठीक, या 4 का 4 ही रखो पहले, अभी आगे और बताते हैं। ठीक, अब पहली शर्त क्या, फंक्शन होने के लिए, इधर से इधर में फंक्शन होने के लिए क्या क्या चाहिए, सारे की वर्किंग हो, सारे इनपुट पर रिजल्ट मिले। ठीक है, दूसरी शर्त क्या है कि एक इनपुट पर 2 अलग अलग आउटपुट ना मिलें, नहीं मिल रहे हैं। ठीक है, ऐसा हो सकता है कि 2 अलग अलग इनपुट पर एक सेम आउटपुट मिल रहा है, उसकी भी कोई झंझट नहीं है, सिंपली फंक्शन है, सारे एलिमेंट इंगेज है ना। एक और देखते हैं, मान लो ऐसा है, ठीक, इसका इससे है, इसका इससे और इसका इससे। ठीक है, तो देखो सारे एलिमेंट्स इंगेज हैं क्या, नहीं, ये वाला छूट गया, तो एक कोई की है जो वर्क नहीं कर रही है, तो खराब हो गई बात, ये फंक्शन नहीं है। ठीक है, ये था, ये नहीं है। और समझते हैं, ठीक, इसका इससे है, इसका इससे, इसका इससे और इसका इससे है। सारे इनपुट इंगेज हैं, हाँ इंगेज हैं, सबकी एक ही एक इमेज है, सबकी एक ही एक इमेज है। यहाँ क्या है, 2 अलग अलग इनपुट पर एक आउटपुट मिल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, हमारे लिए तो सुविधा हो गई, तो ये फंक्शन है। ठीक हो गई बात। अब आप देखें, इसका इससे है, इसका इससे है और इसका इससे है, सारे इनपुट इंगेज हैं, यहाँ इंगेज हैं, सबकी एक ही एक इमेज है, हाँ है। लेकिन यहाँ पर देखो ये वाला छूट गया, उससे हमें कोई मतलब नहीं है, वहाँ छूट गया तो हमें कोई दिक्कत नहीं, फंक्शन तो ये हो ही गया। फंक्शन के लिए हमें क्या चाहिए था कि इनपुट सारे इंगेज हों, सबकी एक ही एक इमेज हो, है बस, बाकी कहानी से हमें क्या मतलब भाई, इससे हमें कोई मतलब नहीं, ये फंक्शन है। इसको आप ऐसे समझें, मान लीजिए आपके कीबोर्ड में इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स लिखें, सारे इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स पर, सारे इनपुट्स पर आपको आउटपुट मिल रहा है। अब आपके कीबोर्ड में जब इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स हैं तो ऐसा तो है नहीं कि उसमें जैपनीज़ लिख के आएगी आउटपुट में, मॉनिटर पे इंग्लिश ही लिख के आएगी ना। तो अगर जैपनीज़ नहीं लिख के आती तो हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सारे की वर्क कर रहे हैं, सब पे रिजल्ट मिल रहा है। दुनिया में तो बहुत सी लैंग्वेजेस हैं, सब आपके कीबोर्ड में नहीं ना समा गई हैं, तो ये छूट गया तो छूट गया ना, क्या फ़र्क पड़ता है, फंक्शन तो है ये। ठीक, मैपिंग से आपको ज़्यादा तेज़ी से समझ में आ रहा होगा, इसीलिए हम इसका सहारा ले रहे हैं। ठीक है, और देखते हैं थोड़ा सा, ये x है, ये y है, ये सब सेट हैं, ये एक सेट है, ये एक दूसरा सेट है। ठीक, अब देखें क्या फंक्शन है, नहीं है, ये वाला छूट गया ना, तो ये फंक्शन नहीं है। ठीक भाई, सबका एक ही एक से है, लेकिन एक छूट भी गया,
तो ये भी नहीं चलेगा, दोनों चीज़ें एक साथ होनी चाहिए तब हम फंक्शन कहेंगे। ठीक है, चीज़ें सारी क्लियर हुई होंगी हमें लगता है। हाँ, अब समझते हैं फंक्शन की कुछ की पॉइंट्स। देखिए, जिससे जो भी रही सही कसर होगी फंक्शन से रिलेटेड वो भी अब पूरी हो जाएगी। देखिए, द यूनिक एलिमेंट y, कोई एक यूनिक एलिमेंट y होगा जो x से रिलेट करेगा, टू विच f रिलेट्स x, यानी f नाम का जो शीशा है वो x और y को रिलेट करता है, इज डिनोटेड बाई fx। ठीक है, f और ऐसे ब्रैकेट में x इस तरह लिखते हैं। किस तरह पढ़ा जाता है? एंड इज कॉल्ड f ऑफ x, f ऑफ x, यानी शीशा किसका? x का। कौन देख रहा है? x देख रहा है f नाम के शीशे में, तो f ऑफ x। ठीक, या फिर इसको पढ़ते हैं और द वैल्यू ऑफ f, उस शीशे की कीमत, या वैल्यू ऑफ f एट x, यानी जब वो x जो है जब f नाम के शीशे में देख रहा है तो क्या मिलता है? f एट x। और द इमेज ऑफ x की इमेज जो कि अंडर f में दिख रही है। चीज़ें क्लियर हुई होंगी और आगे चलते हैं। द सेट ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ fx, यानी fx की जो वैल्यू आ रही है, मतलब क्या हुआ कि जब x f नाम के शीशे में खुद को देख रहा है तो जो जो दिख रहा है, जैसे हमने दिखाया था जब 1 देखता है तो 3 दिखता है, 2 देखता है तो 4 दिखता है, और 3 देखता है तो 5 दिखता है। तो जो जो दिख रहा है, जैसे 3 4 5 ये लोग दिख रहे हैं, ठीक है, टेकन टुगेदर इज कॉल्ड द रेंज ऑफ f, और इमेज ऑफ x अंडर f, जो भी इमेजेस हैं जो दिख रही हैं शीशे में वो क्या हैं? रेंज हैं, वो रेंज हैं। डोमेन क्या होगा? जो जो देख रहा है खुद को, जैसे x इज इक्वल टू 1 खुद को देख रहा है, उसकी इमेज आ रही है x इज इक्वल टू 4, तो 4 जो है वो रेंज होगा और डोमेन x इज इक्वल टू 1 होगा। आगे समझते हैं एग्जाम्पल से और क्लियर होगा। आपने इस तरह से पॉलिनोमियल जब पढ़ा होगा क्लास 10 में सेकंड चैप्टर, तो देखा होगा y इज इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 ऐसा कुछ लिखा है। इसके जरिए y की हमें वैल्यूज मिल रही हैं। ये फंक्शन है अंडर, ये x जो है f ऑफ x, इसको क्या पढ़ेंगे? f ऑफ x, यानी ये फंक्शन जो है x के टर्म्स में लिखा गया है। देखिए यहाँ पर y इज इक्वल टू एफ एक्स एक्स माइनस 3, यहाँ था एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, यहाँ क्या है? y इज इक्वल टू एफ ऑफ w, यानी अब ये w के टर्म्स में लिखा गया है, तो w माइनस 3। चीज़ें क्लियर हो रही हैं? अगर हम यहीं पर जैसे ये एफ एक्स इज इक्वल टू ये वाला लिखा है, बाकी के नीचे मिटा देते हैं, ये मिटा दिया मान लो। अब हमने कहा कि y की वैल्यू निकालो एट x इज इक्वल टू 2, ठीक। इसको हम क्या लिखेंगे? f ऑफ 2। अब हमने x की जगह यहां 2 किया तो यहां भी जितने x हैं उन सब की जगह 2 हो जाएगा, तो 2 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू 2 प्लस 6। आप इसको सॉल्व करेंगे तो 2 का स्क्वायर 4, 5 दूना 10 प्लस 6 कितना आ गया? 20। तो यानी f ऑफ 2 की वैल्यू हो गई 20, या y इज इक्वल टू 20 एट x इज इक्वल टू 2। मैपिंग करना चाहें आप तो x में क्या है? 2 है, और y में क्या है? 20 है, अंडर f ये 2 से 20 में चला गया। 2 यहाँ पर क्या है? डोमेन है, क्योंकि ये यहाँ पर पुट किया गया, ठीक है, या आप कहें प्री इमेज है, ठीक है, पहले थी। जब f नाम के शीशे में देखा तो 20 मिली, मतलब ये रेंज है, और आप कह सकते हैं कि इमेज है, ठीक। सारी चीज़ें अब क्लियर हो गई होंगी, ऐसी हमें उम्मीद है। अब आप क्वेश्चंस को लगाइए, एक्सरसाइज करिए। अगले लेक्चर में जब हम लोग मिलेंगे तो वहाँ पर रियल वैल्यूड फंक्शन क्या होता है, टाइप्स ऑफ फंक्शन को देखेंगे, आइडेंटिटी फंक्शन, कांस्टेंट फंक्शन, मॉड्यूलस फंक्शन, तमाम फंक्शन आपको दिए हुए हैं, सब आपको बताए जाएंगे एकदम सरल ढंग से, ठीक है। तब तक इन सारी चीज़ों को रिवाइज करते रहिए। फिर मिलेंगे अगले लेक्चर में, फिर कुछ नया सीखेंगे, कुछ नया जानेंगे। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।